तो लेटर वैदिक एरा में सबसे पहले इसकी हम स्टार्टिंग आपके देखें 1000 बीसी से आपके 600 बीसी के बीच में। इस पूरी सिविलाइजेशन को हम आयरन एज सिविलाइजेशन यानी कि लोह युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि मनुष्य इस समय लोहे का प्रयोग प्रारंभ कर चुका था। इसके बाद में अगर हम इसके सोर्स देखें तो प्रमुख आपके ये जो सोर्स हैं ये आपके इस समय बनाए गए वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ठीक है। और इसी समय आपके भारतीय दर्शन का भी विकास हुआ था ना। वेद तो आपने देख ही लिया, ठीक, फाउंटेन ऑफ नॉलेज। ये वेद आपके बाद के जो 3 वेद हैं ये उत्तर वैदिक काल में बने। इसके बाद में दूसरा याद रखना कि ये जो आपके वेद के बाद आपके जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बेसिकली उत्तर वैदिक काल में आपके बने थे। सारे ब्राह्मण कब बने थे? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ब्राह्मण का आपके मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स मॉडिफिकेशन ऑफ वेदास, यानी कि वेदों का आडंबरपूर्ण वर्णन, ठीक है। इसके बाद में आपके उपनिषद का अर्थ अभी बताएंगे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान हासिल करना, ठीक है। भारतीय दर्शन का जो आधार है वो आपके क्या है? ये उपनिषद। अब यहां याद रखना, सामवेद की बात करें तो ये संगीत यानी कि म्यूजिक से संबंधित है। सामवेद को पढ़ने वाले को हम कहते थे उद्गाता, जो इसको रीड करता था। सामवेद के आपके ब्राह्मण हैं शतपथ एवं तैत्रेयी, और आपके इसका उपवेद है धनुर्वेद। उपवेद है आपके क्या? इसका धनुर्वेद। इसे नोट कर लिया। पुरोहित मतलब जैसे कि पढ़ने वाला, जैसे जो हिस्ट्री पढ़ाता है वो हिस्ट्री का टीचर, जो ज्योग्राफी पढ़ाता है वो ज्योग्राफी का टीचर। तो इसका मतलब आपके जो यजुर्वेद को पढ़ाएगा वो अर्धयु, जो अथर्ववेद को पढ़ाएगा वो ब्रह्मा, ठीक है। अब ब्राह्मण का मतलब आपके ये है, ब्राह्मण का मतलब जैसे कि हमने हिस्ट्री को पढ़ा, ठीक है, और हमने हिस्ट्री की एक बुक अपनी भाषा में लिख दी, अपनी भाषा में जो हमारी समझ थी उसके अकॉर्डिंग लिख दी, तो वो हो गया हिस्ट्री का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। जैसे कि आपके इतिहास में आपके लिखा क्या? इतिहास की किताबों में क्या लिखा है कि स्टोन एज में जो मनुष्य था वो शिकारी था, ठीक है, क्योंकि उसे खेती करना नहीं आता था। अब इस बात को हमने इस आधार पर लिखा कि स्टोन एज का जो मनुष्य था वो शिकारी इसलिए था क्योंकि खेती की दशाएं सही नहीं थी, क्योंकि उस समय आपके आई से रहा था। तो इतिहास में किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके लिखा कुछ और हमने लिखा ये, तो इसका मतलब जो हमारी भाषा हो गई या जो हमारी समझ हो गई ये आपके बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा आपके ब्राह्मण। ट्रांसलेटर यानी कि अपनी समझ के हिसाब से ट्रांसलेटर। ब्राह्मण का मतलब यह है कि जैसे कि इन पंडितों ने आपके, पंडित हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने आपके संकलन किया, ठीक है। तो यहां आपके क्या है, इन्होंने वेद को पढ़ा और इन्हें अपनी समझ से जो लगा इन्होंने उसका एक क्रक्स निकाल दिया। लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने? ऑर्थोडॉक्स मॉडिफिकेशन कर दिया, उसमें आडंबर डाल दिए। आडंबर मतलब पूजा पाठ, जन्म भोज, मृत्यु भोज, शादी भोज, ठीक, तमाम प्रकार की ये जो चीजें डाल दी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आडंबर। जो पहले थे नहीं वो भी इन्होंने घुसा दिए उसमें। वेदों में ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि इतने आडंबर आपके होंगे, ठीक है। क्यों? क्या वेद? देखो वेद की अगर हम आपके बात करें तो ये ऐसा कहते हैं, बाकी का संकलन किसने कैसे किया कि शास्त्रों में जो लिखा है, गणेश जी के कहने पे आपके महर्षि वेद व्यास ने आपके इनको लिखा था। इसीलिए हम आपके कहते क्या है, ये फाउंटेन ऑफ नॉलेज, तर्क के आधार पर, इसलिए हम इनको सही मानते हैं। वेद के अलावा जितनी भी चीजें हैं, जो ब्राह्मण, पुरोहित और ये सब कुछ आप देख रहे हो, ये सब आपके उत्तर वैदिक काल में आएंगी और आगे जाके फिर इनका मॉडिफिकेशन होता जाएगा। कोई भी वेद मूल रूप में तो मिल ही नहीं सकता इस वक्त में। मूल रूप में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले जो कुछ लिखा गया होगा वो किस पे लिखा जाता था? पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब आपके लकड़ी की छाल के आपके कागज बनाए जाते थे और उसके ऊपर पेन से लिखा जाता था। अब लकड़ी की छाल अगर बनी है तो उसकी एक सर्टेन एज होगी, सर्टेन एज बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मूल कॉपी हमारे पास नहीं है। ये समय के आधार पर क्या होता चला गया, आगे बढ़ गया। गूगल ड्राइव तो थी नहीं उस समय, लिखा और गूगल ड्राइव पे डाल दिया, तो ठीक, चाहे 200 साल बाद हो चाहे 500 साल बाद हो, वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो मूल रूप में नहीं है हमारे पास अभी ये। आडंबर आपके आ गए। फिर ये जो आपके जो कनागत वाला ये जो पीरियड चल रहा है, ये वैदिक में नहीं था, ये ऋग्वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक के बाद में आपके आते चले गए, ठीक है। यह हुआ ब्राह्मण, उपवेद और आपके उपनिषद, ये सब किताबें थी। ये सब क्या थी? बुक्स थी। ब्राह्मण भी बुक था, वेद भी बुक था, उपनिषद भी बुक था। ये सब क्या थे? बुक्स थी, जो अपने अपने हिसाब से आगे लिखी गई हैं। अब यहां आगे याद रखना, जो अपने अपने हिसाब से आगे लिखी गई हैं। अब यहां आगे याद रखना, ये सब रिटर्न एविडेंस है। यहां
ये रिटर्न एविडेंस हम आपके कहते हैं, रिटर्न एविडेंस है ये। तो सबसे पहले हम आपके आते हैं किस पे, आपके यजुर्वेद। यजुर्वेद बेसिकली जो आपके जुड़ा हुआ है वो कर्मकांड यानी कि रिचुअल से आपके जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे रिचुअल्स या कर्मकांड आपके बताते हैं। अब व्यक्ति मर गया तो मर गया ना वो तो, अब चाहे उसको दफनाओ चाहे उसको जलाओ। अब ये व्यवस्था हमने अपने हिसाब से डेवलप की है, ये प्रकृति में कहीं नहीं लिखी थी कि इसको दफनाना है या इसको जलाना है, ठीक है। अब जिसको जलाएंगे उसकी हड्डियों को गंगा जी में बहा के आओ, ये भी कहीं नहीं लिखा था पहले, ये तो हमने अपने हिसाब से डेवलप की, यही होता है आडंबर। फिर आपने क्या करो, फिर पूरे घर परिवार के बाल कटवाओ, ये आडंबर ही तो है। वो व्यक्ति तो कह के नहीं गया कि हम जाएंगे तो सबको बाल कटवाने पूरे गांव को, ठीक है। फिर ये आडंबर ही तो है कि अब 13वीं का आयोजन करो। इसके बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो ये जितने भी वेदों के आप ब्राह्मण ग्रंथ देख रहे हो, इवन ऋग्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ, सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में थे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ ऑर्थोडॉक्स मेडिफिकेशन ऑफ वेदा, जिसमें अपने हिसाब से इनमें आडंबरपूर्ण वर्णन जो वेद के वो था आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। उपनिषद, अब उपनिषद का आपके क्या अर्थ होता है, सिट नियर द टीचर एंड हैव द नॉलेज, यानी कि किसी गुरु के पास आपके बैठना और ज्ञान हासिल करना, यही आपके होता है उपनिषद का अर्थ, ठीक है। इंडिया के अंदर 108 उपनिषद हैं और भारतीय दर्शन का आपके जो आधार है वो आपके क्या है, उपनिषद, ठीक है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, आपके उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये जो आपके 6 दर्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट, वेद में लोगों को समुद्र का ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक में आके लोगों को समुद्र का ज्ञान हो जाएगा। आर्यंस, आर्यंस का आपके निवास कौन सा था, सप्त सिंधु रीजन में। आपके सबसे उत्तर में जो नदी है वो है कौन सी, इंडस। इसके बाद आपके सबसे साउथ में इसमें नदी है कौन सी, सतलज, ठीक है। ये कौन सा एरा है आपके, वैदिक एरा। यहां एक पॉइंट याद रखना, ठीक, वैदिक एरा में आर्यों का जो निवास था वो आपके सिर्फ और सिर्फ कहां तक था, सप्त सिंधु या आर्यावत वर्ड का हम यूज करते हैं। ऋग्वैदिक एरा में आर्यावत वर्ड का यूज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ऋग्वैदिक एरा में जहां तक ये आर्य थे यानी सतलज तक, इस क्षेत्र को हम बोलते थे ब्रह्मावर्त, ब्रह्मवर्त। अब आर्यावत कब आपके आएगा, अब आर्यावत समझना, आर्यावत आपके ये वर्ड तब आएगा जब आर्यों का जो विस्तार आपके होगा, ये यमुना, ठीक है, ये आपके आ गया क्या, गंगा, ये गंगा यमुना आपके द्वाब हो गया, ठीक। ये आ गया आपके क्या, नर्मदा, नर्मदा, इसका थोड़ा सतपुड़ा से ऊपर आपके बिंद। अब आप जब इस पूरे फेज को मिला दोगे, ये जब पूरा मिला दोगे तब आपके वर्ड बनेगा आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त। वर्ड का जो आपके यूज होगा वो रियल तरीके से होगा कब, लेटर वैदिक एरा में, ठीक। ऋग्वैदिक काल था या वैदिक एरा था, उस समय तक आर्य सिर्फ आपके सप्त सिंधु रीजन तक थे और इस सप्त सिंधु रीजन के क्षेत्र को हम सिर्फ बोलते हैं ब्रह्मवर्त। क्या बोलते हैं आपके, ब्रह्मवर्त, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, जब लेटर वैदिक एरा में आर्यों का विस्तार यहाँ पूरा गंगा यमुना द्वाब तक हो गया, पुड़ा तक हो गया, तो इस पूरे क्षेत्र को जब आप मिला दोगे तो इसे बोल देंगे हम आर्यावत, ठीक। लेटर वैदिक एरा का जो आर्यावत था इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था, ये और ध्यान रखना। हम आर्यावत को पूरे क्या बोल देते हैं, आर्यावत को हम बोल देते हैं कि उसमें दक्षिण भारत भी था। जैसे जब भी आर्यावत वर्ड आता है तो ये हिंदकुश से शुरू होता है। हिंदकुश से शुरू हम क्यों करते हैं, क्योंकि आर्य संस्कृति का विकास आपके अफगानिस्तान से होना शुरू हुआ था, ठीक है। यह हुआ तो हिंदकुश से हम कहां तक लेके जाते हैं, तिब्बत तक, वहां तक आर्य संस्कृति जाएगी आपके तिब्बत तक, ठीक है। दक्षिण में आपके आर्य संस्कृति ये जो थे आपके लेटर वैदिक एरा तक, लेटर वैदिक एरा तक आपकी जो आर्यावत का जो अर्थ है वो सिर्फ आपके सतपुड़ा तक है, ठीक है। अब आएंगे इसके बाद आगे, तो ब्रह्मवर्त और आर्यावर्त दोनों क्लियर हुए, आर्यावर्त दोनों क्लियर हुए। ब्रह्मवर्त का मतलब आपके सिर्फ सप्त सिंधु रीजन और आर्यावर्त का मतलब पूरा गंगा यमुना द्वाब, यानी कि कहां से शुरू करेंगे हम, हिंदकुश से, हिंद शुरू करेंगे और ये पूरा गंगा यमुना द्वाब और यहां तक आपके कहां, दक्षिण में सतपुड़ा तक, ये पूरा क्षेत्र जाना जाएगा किस नाम से, आर्यावर्त के रहने का स्थान, जहां तक आर्य आपके फैले हुए थे, ठीक ठीक। फिर आर्यों के बाद साउथ में शुरू कौन हो जाएंगे, द्रविड़, जो भारतीय मूल के लोग थे, ठीक ठीक। इसीलिए हमेशा भारत में दो संस्कृतियों का विकास होगा साइमल्टेनियसली, एक दक्षिण भारत में चलेगा और एक
उत्तर भारत में चलेगा। पूरे फेज में हमेशा दो संस्कृतियां रहेंगी, ठीक। जब उत्तर भारत में इधर आपके मौर्य गुप्त ये चल रहे होंगे तो दक्षिण भारत में उधर चोल चेर पांड्य और आपके आगे चल रहे होंगे, ठीक। तो दक्षिण भारत का अलग इतिहास जाएगा और उत्तर भारत का अलग इतिहास जाएगा। दोनों इतिहास बिल्कुल अलग अलग है भारत में, ठीक है, ठीक है। और दोनों की विशेषताएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं, समझना। ये जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें अगर हम आर्यों का एक्सपेंशन देखें तो आर्य इसमें सप्त सिंधु रीजन से अब किधर साउथ और ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? आपके ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ। ईस्ट में आर्य आ जाएंगे कहां तक? गंगा यमुना दोआब। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, एरिया बिटवीन टू रिवर, ये दोआब आपके कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में साउथ में जो आपके आर्यन जाएंगे नर्मदा और सतपुड़ा तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं हम इस लेटर वैदिक एरा की आपकी विशेषताएं क्या। सबसे पहले तो हम आपके देखते क्या है, हमने आपको बताया कि जब भी मानवीय सभ्यता का आपके विकास होगा तो सबसे पहले तो निर्धारित करेगी उस विकास को ज्योग्राफी। सबसे पहले ज्योग्राफी निर्धारित करेगी, फिर ज्योग्राफी के बाद में निर्धारित इस सभ्यता को करेंगे इनोवेशंस, मनुष्य ने आविष्कार क्या किए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी और इनोवेशन ये दो ही चीजें मिलकर आपके ह्यूमन सेटलमेंट को या आपके मनुष्य की लाइफस्टाइल को या मनुष्य की फिजिकल ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर हम उत्तर वैदिक एरा में आके देखें तो उत्तर वैदिक एरा में आके हुआ क्या कि ये जो आर्य थे ये सप्त सिंधु रीजन से गंगा यमुना द्वाब और सोन नर्मदा घाटी तक आपके पहुंच गए, ठीक है। अब ये जो आपके क्षेत्र था गंगा यमुना द्वाब, ये तो फर्टाइल लैंड थी, उर्वर भूमि थी, पहली चीज तो ये, ठीक है। इधर तो ये फर्टाइल लैंड का मिलना हुआ, क्योंकि एक चीज याद रखना, जो सप्त सिंधु रीजन था वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था आपके, ठीक है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आपके फसल खराब होने की संभावना है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो गंगा यमुना द्वाब था, यहाँ आपके एक तो क्लाइमेट सही था, पूरा एलुवियल सॉइल का रीजन था, जलोढ़ मिट्टी वाला पूरा क्षेत्र, बाढ़ की संभावनाएं भी इस रीजन में कम थी, ठीक। सप्त सिंधु रीजन जिसे हम कहते हैं इंडस और सहायक नदियां, इसकी जो बाढ़ आपके कंट्रोल हुई थी भाखड़ा नंगल बनने के बाद, इससे पहले यहाँ कभी भी बाढ़ आ जाती थी, ठीक। तो पंजाब का जो आपके फर्टिलिटी जो आपके हुई है उस पूरे क्षेत्र में भाखड़ा नंगल के बाद हुई है, उससे पहले तो सब बाढ़ में बह जाता था, यहाँ इतना पानी आता था, ठीक है। तो यहाँ जब आपके ये आएंगे किस क्षेत्र में? गंगा यमुना द्वाब में, तो यहाँ एक तो बाढ़ की संभावना कम और यहाँ की सॉइल ज्यादा फर्टाइल थी, ठीक है। हमेशा से गंगा यमुना द्वाब ही ज्यादा फर्टाइल कंपैरेटिवली रहा है। अब इसके बाद में हम देखते क्या है कि इधर तो जमीन अच्छी मिल गई और उधर लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, ठीक। तो दोनों ही चीजें अब आपके विकास को आगे बढ़ाएंगी। जब लोहे का आपके प्रयोग शुरू होगा आपके, तो क्या होगा? अब कृषि उपकरण लोहे के बनेंगे, जिसमें लोहे का हल बनेगा सबसे पहले तो, ठीक। इसके साथ कुदाल फावड़ा ये सब कुछ जो कुछ होगा वो सब किसका बनना शुरू होगा? लोहे का शुरू होगा। तो स्वाभाविक सी बात है आपके जब ये लोहे के हल बनना आपके शुरू होंगे तो अब आपके एक तो फर्टाइल लैंड और ऊपर से जुताई गुड़ाई ये सब कार्यक्रम अच्छे से होने लगे, ठीक है। तो इससे आपके हुआ ये कि सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू हुआ। जनसंख्या थी कहां? जनसंख्या तो कम थी उस समय, ठीक है। अब जनसंख्या थी आपके कम और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया उसके सापेक्ष बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। अब यहां क्या होगा कि जब कभी भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि आपके एक परिवार की एक साल की खाने की जो नीड है वो है 1 क्विंटल गेहूं और घर में हो रहे हैं 100 क्विंटल गेहूं, तो उस 99 क्विंटल को स्टोर तो करोगे नहीं, करोगे तो 2-4 क्विंटल करोगे, ठीक। तो क्या करोगे उसका? अब आप ये सोचोगे कि अब खाने की जरूरत पूरी हो गई तो अब कपड़े मिल जाए, जूते चप्पल, अगर ये जरूरत भी पूरी हो गई आपके, ठीक, तो बैलगाड़ी ले लेंगे, उस समय बैलगाड़ी चलती थी आजकल नहीं, तो एक बैलगाड़ी ले लेंगे, ठीक, बैलगाड़ी ले लेंगे, एक हल खरीद लेंगे, उस समय की ये डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। तो उस समय और कच्ची ईंटों का मकान तो बना ही लेंगे, पक्की का नहीं तो, ठीक है। इसके अलावा आपकी सुरक्षा के कुछ अस्त्र शस्त्र खरीद लेंगे, तलवार अलवार जो भी है, सुरक्षा भी तो जरूरी थी। बाकी जब नई नई चीजों की डिमांड आएगी तो इनोवेशंस होंगे, ठीक। जितनी भी चीजें इनोवेट हुई हैं वो मनुष्य की जब आपकी आवश्यकता बढ़ी है ना, हम कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता बढ़ी है तो वो आविष्कार भी हुआ है, चाहे भले ही 10-20-50 साल में हुआ हो, आविष्कार तो हुआ है, ठीक है। यानी कि हमने जिस चीज को सोचा है, मनुष्य ने जिस चीज को सोचा है उसको बनाया है, सच यही है, ठीक है। तो अब यहां क्या हुआ कि नई नई चीजें अस्तित्व में आएंगी, जैसे कपड़े बनना शुरू होंगे, चमड़े के जूते बनना शुरू होंगे, नई नई चीजें परफ्यूम सरफ्यूम्स बनना शुरू होंगे, मिट्टी के बर्तन अलग अलग प्रकार के बनेंगे, पहले सिंपल आपके बनने लगे, अब आपके अलग अलग प्रकार के बर्तन, खाने के अलग चीजें बनेंगी। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो आपके उत्तर वैदिक काल में इस सरप्लस एग्रीकल्चर धीरे धीरे अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देगा, अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि वैदिक काल में जो राजा आपके आए थे, वैदिक काल में आपके राजा का चुनाव आपके कबीला करता था। अब यहां ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि राजा आए आपके, ठीक, कुरु वंश के राजा, पांचाल वंश के राजा, इन्होंने देखा कि अभी क्या हुआ कि सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक। अचानक से टैक्स की मात्रा बढ़ गई, इनकी टैक्स की मात्रा आपके अगर इनकी बढ़ गई तो इन पे आने वाला पैसा क्या हुआ? बढ़ गया।
अब पैसा इनके पास आने वाला आपके बढ़ गया, तो अब इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, राजाओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। तो आपके जो वैदिक काल था वहां इन पे परमानेंट आर्मी नहीं थी, और जो टैक्स आता था वो भी वॉलंटरी था, जनता चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। फिर इन राजाओं ने अनुमान लगाया कि इतना टैक्स 1 लाख रुपए महीने आ रहा है, अगर ये महीने का आता रहे, यही आता रहे पहले तो ठीक, तो काफी हो जाएगा 1 साल में ये तो अब यहां क्या हुआ, अब टैक्स का तो नियम यही, जब तक डराओगे नहीं तब तक टैक्स नहीं मिलेगा, और डराने के लिए संविधान तो था नहीं कि टैक्स चोरी का कानून लग जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेना को परमानेंट करना शुरू किया, आर्मी को क्या किया, परमानेंट किया। भले ही 50 की आर्मी रखी लेकिन परमानेंट रखी, उसका काम ही यह था कि टैक्स वसूलो। और जो बलि नामक टैक्स आपके जो वैदिक काल में जो वॉलंटरी ऐच्छिक था, सबसे पहले तो उसे मैंडेटरी बनाया और उसकी मात्रा निर्धारित की, 1/16, 1/16 पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, ये मात्रा निर्धारित हुई। अब इन राजाओं ने आपके देखा कि ऋग्वैदिक काल में तो कुछ बनता ही नहीं था, अब यहाँ आके नई चीजें बनने, हाँ राजा के जो आपके सैनिक होंगे, ये सैनिक आपके कहेंगे कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही क्यों है, सामान तो बहुत कुछ बन रहा है, वो अपने राज्य के अंदर ही तो बन रहा है। तो अभी कपड़े की दुकान पे जाएंगे, आपको भी टैक्स देना है, जूते की दुकान पे जाएंगे, आप भी टैक्स दो, ठीक, बर्तनों की दुकान पे जाएंगे, आप भी टैक्स दो। अब जो 1 लाख आ रहा था वो 2 लाख और आ गया इनसे, ठीक। तो अब ये 3 लाख टैक्स हुआ, राजा का खर्च आपके कितना, 30,000 रुपए, 3 लाख राजा के पास टैक्स आ रहा है, उस पर भी सरप्लस। अब उस पर भी सरप्लस, तो अब आपके राजा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ना शुरू होंगी, ठीक। होता क्या है कि जब व्यक्ति पे आपके पैसा आता है ना, तो अब वो सबसे पहले अपना स्टेटस बढ़ाता है, बड़ा मकान, ठीक। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास वॉलंटरी टैक्स आता था और वो उतना ही आता था जिससे उसका जीवन यापन होता था, तो वो प्रजा के साथ रहता था, कबीले के लोगों के साथ। और यहां जैसे ही आपके पैसा आया, ठीक, तो जैसे आप गांव में देखते हो ना, गांव में किसी पे नया पैसा आया तो सबसे पहले वो गांव के बाहर भगेगा एक बड़ा मकान बनाने, फिर वो गांव के लोगों से दूर हो जाएगा। तो यही राजा का हाल हुआ, राजा के पास पैसा आया, उसने कहा प्रजा के साथ रह के क्या करें, अलग रहेंगे, बड़ा मकान जिसी को बोलेंगे महल, अब महल बनेंगे, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जनता से अलग दिखाना है, ठीक, उसका डेकोरेशन भी उस हिसाब का होगा, ठीक। राजा की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो वो मिलके रहता था, इसलिए सारे कबीले के लोग सुरक्षा में